गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोली कंपटीशन की। मोनोपोली कंपटीशन का एक वीडियो इससे पहले आ चुका है। उस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूं आपको क्या क्या चीज़ें जो है क्लियर की है। उस वीडियो के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ा, देन मीनिंग को पढ़ा, मोनोपोली को पढ़ा, उसके बाद में अजम्पशंस को पढ़ा, उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा यहाँ पर कर्व्स को पढ़ा। फिर इसके बाद में AR और डिमांड कर्व के स्लोप को पढ़ा। देन उसके बाद में हमने पढ़ा मोनोपोली। ये इतना दोस्तों हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ लिया है, इसलिए ये बेस है इस चैप्टर का। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि पहली वीडियो जो इससे पहला पार्ट है वो आप ज़रूर देखिए, वहीं से स्टार्ट कीजिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करो तो वो टॉपिक बेसिक से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। बीच में से जब हम किसी चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमारे समझ में नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको समझ में आ जाता है, लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बेस से ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, तभी उनको कॉन्सेप्ट समझ के अंदर आता है, ठीक है। इसलिए वो वीडियो देख लेना, छोटी सी वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो है, तो वो देख लेना ज़रूर। उसके बाद में आज हम बात करेंगे यहाँ पर मोनोपोली इक्विलिब्रियम के मेथड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मेथड पढ़े थे, परफेक्ट कंपटीशन में हमने इक्विलिब्रियम के जो मेथड पढ़े वो 2 मेथड थे। कौन कौन से थे? एक तो था TC मेथड, दूसरा था MC मेथड। ये हमने पढ़ लिया है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दोस्तों यही चीज़ें आज हमें दोबारा पढ़नी है। एक्सप्लेनेशन सेम होगी बिल्कुल, थोड़ी सी कंडीशन में चेंज होगा, थोड़े से डायग्राम में चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन था, यहाँ पर मोनोपोली है, इसलिए डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन सेम होगी, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोली इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। मोनोपोलिस्टिक इक्विलिब्रियम के अंदर तब होता है जब या तो वो क्या कर रहा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा हो, या वो मिनिमम लॉस प्राप्त कर रहा हो। मिनिमम लॉस का मतलब क्या होता है कि वो फिक्स कॉस्ट को उठा रहा होता है, ये उसको पे करनी ही पड़ती है, चाहे वो प्रोडक्शन करे चाहे ना करे, ठीक है ना। जब फिक्स कॉस्ट को एक फर्म उठाती है या एक इंडस्ट्री उठाती है, तब एक फर्म क्या है, प्रोडक्शन को जारी रखती है। अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाती है, तब एक फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देती है और मार्केट से बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि जब उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही प्राप्त नहीं हो रही तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि मान लो ये मार्कर 10 रुपये का बनता है, इसको बनाने में 10 रुपये लगते हैं, अगर मार्केट में ये 8 रुपये का बिकेगा, तब क्या कोई प्रोड्यूसर इस मार्कर को बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो यही होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो
जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं उसके साथ साथ ये बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अगर किसी फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के से कम अगर रेवेन्यू मिल रही है, प्राइस मिल रही है, यानी कि इस प्राइस का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू होती है। अगर ये रेवेन्यू ही नहीं मिल रही तो फिर क्या करेगा वो, खर्चा ही जब पूरा नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन बंद कर देगी एक फर्म। चलिए यहाँ पर हम बात कर, दो सिचुएशन होती है, बता दी मैंने आपको कि या तो एक फर्म तब इक्विलिब्रियम में होगी जब मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही है या मिनिमम लॉस। यहाँ पर एक चीज़ और, मोनोपोली एक फर्म इंडस्ट्री, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही चीज़ होती है। पहले इसके पहले लेक्चर में हमने बात की है इसके ऊपर डीपली कि जो फर्म होती है या इंडस्ट्री होती है, यहाँ पर क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम हमारे मेथड की। जो सबसे पहला मेथड है वो है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड। इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। दो कंडीशन थी, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो या कौन सी थी, मिनिमम लॉस मिल रहा हो। चलिए बात करते हैं TRTC मेथड की। वाई एक्सिस। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आउटपुट की, और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, वहाँ पर क्या था, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट एक 45 डिग्री की लाइन थी, लेकिन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर इस तरीके से होता है। ओके, इस तरीके से ये लाइन होती है, और ठीक है, ये होती है टोटल रेवेन्यू, ये होती है टोटल कॉस्ट। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर एक हमारे को स्पर्श रेखा खींचनी है जो इसको स्पर्श करती हुई निकले। यानी इस लाइन को जो है ना स्पर्श करती हुई निकलनी चाहिए, और दूसरी जो स्पर्श रेखा है वो मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। ठीक है, इसको नाम दे दिया A, B, C और D। इनको नाम दे दिया P और P1। ओके दोस्तों, ये C1 हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारे को एक टोटल प्रॉफिट कर्व भी बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो टोटल प्रॉफिट कर्व जो है वो कैसे बनेगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों। टोटल प्रॉफिट कर्व हमने बना दिया, इसको भी नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये OQ ऑप्टिमम आउटपुट है। चलिए अब इस डायग्राम को जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे एक्सप्लेन कर देना है। कैसे, देखिए यहाँ पर नेगेटिव पार्ट होता है इसलिए y डैश, यहाँ पर भी x डैश, इधर नेगेटिव होता है नीचे भी नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या लिया, OX एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, आउटपुट को लिया, क्वांटिटी को लिया। OY एक्सिस के ऊपर हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन दोनों कर्व की, TR और TC कर्व। TR कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हमारी इनकम कैसे हो जाएगी, इनकम जीरो होती है। जब प्रोडक्शन जीरो होता है तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी इनकम भी बढ़ती जाती है, यानी कि रेवेन्यू भी बढ़ती जाती है टोटल। इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं कॉस्ट कर्व की। जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो वाई एक्स पर ओरिजिन से थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा, चाहे कहीं से भी हो सकता है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर कर रहे होते हैं जीने के लिए, ठीक है ना। रोटी कपड़ा मकान ये हमारी बेसिक नीड है, इनको पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करते हैं। इसीलिए हमारी इनकम जब जीरो होती है तब भी हमारी लागत कुछ ना कुछ, हमारे खर्चे कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला जो गैप है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो गैप है ये क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट और रह गए, इसको टी नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए, टी से पहले वाला जो पार्ट है ये सारा, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है किससे, टोटल रेवेन्यू से, है ना। टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर है, टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे है, ठीक है ना। इसलिए ये पार्ट यहाँ पे पता चलेगा हमारे को कि इतना लॉस हमारे को हो रहा है, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट हमारे क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर ये टोटल प्रॉफिट कर्व यहाँ से शुरू होकर जाता है ना, तो ये वाला जो पार्ट है क्या शो करता है, ये नेगेटिव रेवेन्यू को शो करता है। यानी कि हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं है, या तो हम उधार लेकर खर्च कर रहे हैं या हम अपनी पिछली बचतों, जो हमने कुछ बचाया हुआ है उसमें से खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पार्ट हमें कैसे मिला, इसके कारण मिला, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये कंडीशन थी कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा थी, टोटल रेवेन्यू कम थी। जब आय व्यय से कम होती है तो हमें नुकसान होता है ना, वो नुकसान ये है, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद में एक फर्म जो है प्रोडक्शन को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है, क्योंकि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्या बताता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के ऊपर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों बराबर है इस पॉइंट के ऊपर। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। सम विच्छेद बिंदु, जहां पर ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, जितने का प्रोडक्ट बनाया उतने का ही बेच दिया। इसको बनाने में 10 रुपये खर्चा आया, 10 रुपये में इसको बेच दिया, तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना कोई लॉस हुआ। इसलिए ये जो दो बिंदु है ये सम विच्छेद बिंदु है या ब्रेक इवन पॉइंट है। ओके, अब इस पॉइंट के बाद में एक फर्म प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ठीक है ना। प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट तो लगातार कम हो रही है और टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ती है, यहाँ तक, इस पी पॉइंट तक बढ़ती है, जहाँ पर ये सी डी जो लाइन है ये जहाँ स्पर्श करेगी टी आर कर्व को, वहाँ पर टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और टोटल कॉस्ट को जहाँ पर ये ए बी लाइन टच करेगी वहाँ पर मिनिमम होगी कॉस्ट, क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट होगी, ठीक है। इसलिए ये पी और P1 का जो गैप है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट को। और इस मैक्सिमम प्रॉफिट को हमने शो कहाँ किया है, वो शो किया है हमने इस पॉइंट के बाद, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारा टोटल प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। अब इस पी पॉइंट के बाद में अगर कोई फर्म प्रोडक्शन करती है, यानी कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, ओ क्यू तक है। ओ क्यू जो है वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। इसलिए एस से लेकर आर तक बात कर लो, चाहे पी से लेकर P1 तक बात कर लो, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे को मिल रहा है, ठीक है ना। कितने प्रोडक्शन पर, ओ क्यू प्रोडक्शन पर। अब एक मोनोपोलिस्टिक अगर पी पॉइंट से बाद में, पी पॉइंट के बाद भी अगर प्रोडक्शन को बढ़ाता है तब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू लगातार कम होती जाती है और टोटल कॉस्ट लगातार बढ़ती जाती है। और एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये दोनों बराबर हो जाती है, यहाँ पर भी उसको क्या है, ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही। इसको भी क्या बोलते हैं,
ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। तो एक फर्म कहाँ प्रोडक्शन करेगी वो हमें देखने से पता चल रहा है डायग्राम में। कहाँ प्रोडक्शन करेगी, ओ क्यू ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है, इतना प्रोडक्शन करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि P से P1 तक का जो प्रॉफिट है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। और ये प्रॉफिट का पता कैसे चला हमारे को, हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो टोटल रेवेन्यू के ऊपर, एक टोटल कॉस्ट के ऊपर। टोटल कॉस्ट को जहाँ ये लाइन टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, उसका मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू को जब ये लाइन CD लाइन जिस पॉइंट पर भी टच करेगी, स्पर्श करके निकलेगी, तो वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, यानी कि मैक्सिमम होती है TR, वहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस डायग्राम के अंदर इतना ही है, ये TRTC मेथड है आपका। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अब अगला जो मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। अगला मेथड है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है दोस्तों ये तो, ठीक है ना। बस डायग्राम बनाया और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशन होती है, सॉरी सेकंड क्या था, MRMC मेथड। यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। पहली क्या होती है, MR, दूसरी क्या होती है, बिलो। ये कंडीशन जहाँ पर फुलफिल हो जाएगी वहाँ पर एक मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट, यहाँ पर आउटपुट को हमने लिया है दोस्तों। अब हमारे को क्या बनाने हैं, दो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाने हैं। मोनोपोली में कैसे बनते हैं हमने पहली वीडियो के अंदर पढ़ लिया है इनको। ये AR कर्व होता है और ये MR कर्व होता है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ MC इज इक्वल टू MR होगा, और उसी से हमें पता चलेगा कि एक फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी और कितनी रेवेन्यू अर्न करेगी। चलिए ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो एक फर्म इतना प्रोडक्शन करेगी और उसकी प्राइस क्या होगी, इस प्रोडक्शन की पर यूनिट प्राइस क्या होगी, वो हम एवरेज रेवेन्यू को, इस लाइन को एवरेज रेवेन्यू तक बढ़ा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। यानी ये P है, OP प्राइस के ऊपर OQ क्वांटिटी को बेचा जाएगा। क्लियर। यहाँ पर इस तरीके से अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो एक मोनोपोलिस्टिक मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करता है। ओके दोस्तों, इन दोनों वक्र का ढलान एक बार फिर बता देता हूँ नेगेटिव क्यों होता है। क्योंकि मोनोपोली के अंदर अगर एक मोनोपोलिस्टिक अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना चाहता है तो उसे प्राइस कम रखनी पड़ेगी। अगर मोनोपोलिस्टिक अपना प्रोडक्ट कम बेचना चाहता है तो वो अपनी प्राइस को बढ़ा देगा। इसी रीजन के कारण जो ये दोनों कर्व है AR और MR, ये नीचे की तरफ होते हैं, नीचे की तरफ झुकाव होता है, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप होता है इनका, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। इस पॉइंट E पॉइंट के ऊपर दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। देखिए MC इज इक्वल टू MR है इस पॉइंट के ऊपर, ये MR है, ये MC है, ओके। और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी MC कर्व नीचे से काट के जा रही है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड है दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक फर्म जो होती है वो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के अंदर कौन कौन से प्रॉफिट लेती है, कौन कौन से लॉस होते हैं, उसे इक्विलिब्रियम में कब होती है एक फर्म, ठीक है ना, क्या प्राइस डिसाइड होती है,
क्या उसको प्रॉफिट मिलते हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो से पहली जो वीडियो आई थी बेसिक वाली, वो आप ज़रूर देखना, देन इसके ऊपर आना। उसके बाद में नेक्स्ट ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे 1-2 दिन में, ठीक है ना। इसके बाद में थ्योरीज भी आएगी, ओलिगोपोली की गेम थ्योरी भी आएगी, वो भी सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर एक कंटेंट आपको पसंद आया है, वीडियो समझ में आई है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, उनको बढ़ाना है, तभी जो है और ज़्यादा स्टूडेंट तक जो है ये नॉलेज पहुंच पाएगा। यही मेरा एम है, क्योंकि आपको ना तो कोई फीस देनी पड़ रही है, ना कुछ आपका लगता है, केवल आपको सब्सक्राइब बड़ा बटन ही दबाना है ना। तो उसमें क्या जाता है, अगर अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है तो इतना तो बनता है ना टीचर के लिए। जब टीचर आपके लिए मेहनत करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस चीज़ को लोगों तक लेके जाओ, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू।